हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले हम पार्ट ए पूरा डिटेल में कवर अप कर लिए थे। इस वीडियो में हम पार्ट बी को पूरा अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक, इसके शुरू करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं, पार्ट बी शुरू करते हैं। पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 11 क्वेश्चन, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। ठीक, और हर एक क्वेश्चन देखा जाए तो कितने नंबर का रहता है, 3-3 नंबर का रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ दीज। ठीक है देखिए ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट हम डिटेल में कर लिए थे। ठीक है, आज ये लास्ट है। आप आज ही के शाम से आपका थेरापेटिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इधर बहुत तेज़ी से चला जाएगा भाई। अब गुरुदेव इसकी ये क्या होता है पहले समझते। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, प्रजापति जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए क्या रखा है, यानी फार्मेसी, यानी देखो लिखा है तुम्हारे पास फार्मेसी यानी हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव हमें पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सबको भाई। ठीक है, तो इसको हम पूरा डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक है, किस क्लियर्स को बता दिया करो, फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर। भाई थंबनेल में लिखा रहता है, इतना प्यारा प्यारा लिखा रहता है हॉस्पिटल तो फर्स्ट ईयर में ही है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक, अब हम मेन मुद्दे पर चलते हैं। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा था हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, इसके बारे में बताना पड़ेगा और इसका ऑब्जेक्टिव, बस इतना ही बता के आपका 3 नंबर मिल जाएगा। तो आपको ऐसे प्यारा सा हेडिंग डालना पड़ेगा, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन गुरुदेव कहें बोले क्यों, क्योंकि इसमें 1-2 आदमी नहीं रहते हैं। ठीक है, 1-2 आदमी नहीं रहते हैं। एक्चुअल में होता क्या, इसमें बहुत सारे बहुत वेल डेवलप, वेल एजुकेटेड तथा बहुत बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट से जो सजाया बजाया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं। तो ही लिखा हॉस्पिटल ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक, हॉस्पिटल क्या कर देता है, यह आपको गुड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ सर्विस, वेल एजुकेटेड, ट्रेनिंग, साइंटिफिक इक्विपमेंट के द्वारा दवा का प्रबंध करना किसके अंतर्गत होता है, हॉस्पिटल के अंतर्गत। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, हॉस्पिटल के अंतर्गत क्या क्या होता है, गुड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है, सर्विस, वेल एजुकेटेड ट्रेनिंग, आप जो भी उसमें रहेंगे वेल एजुकेटेड ट्रेनिंग वाले बंदे रहेंगे। साइंटिफिक इक्विपमेंट के द्वारा दवा का प्रबंध किया जाएगा और कोई भी डिजीज है या पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा एकदम मस्त तरीके से। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, हॉस्पिटल फार्मेसी एक हेल्थ केयर सर्विस है। हॉस्पिटल फार्मेसी देखा जाए तो ऐसी फार्मेसी जो हॉस्पिटल में उपलब्ध होती है उसे हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी एक हेल्थ केयर सर्विस है जिसमें ड्रग्स और मेडिसिन उपकरणों को चुनने, तैयार करने, संग्रह करने, मिश्रित करके, ठीक है, पेशेंट को केयर करने की सलाह देना, ठीक है, शामिल है। कहने का मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो भी आज चीज़ रहता है आपको एक फार्मासिस्ट के तौर पे दवा को चुनने, दवा को तैयार करने और संग्रह करने और मिश्रित करके हर एक पेशेंट की सलाह के अनुसार आपको वहाँ से ले जाके प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है हॉस्पिटल फार्मेसी पेशेंट को ड्रग्स देने, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य करते हैं। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी क्या कर देती है, जैसे हॉस्पिटल में एक फार्मेसी रहती है, अब वहीं से पूरे वार्ड में या कहीं भी दवा लेके जानी है तो उसे हॉस्पिटल फार्मेसी से जाएगी। ठीक है, एज ए फार्मासिस्ट आप वर्क करेंगे तो क्या करेंगे, दवा को देने का काम करेंगे, दवा को स्टोरेज करेंगे, प्रॉपर दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वार्ड टू वार्ड ले सकते हैं या डॉक्टर जहां मांगे तहां ले सकते हैं, दे सकते हैं, आप करने का कार्य करती है। ठीक, तो यह हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा था हमसे, कहा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म यानी हॉस्पिटल फार्मेसी, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना है, थोड़ा सा मैनर में लिखना है। देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी हमने डिफाइन कर दिया, फिर ऑब्जेक्टिव 2-3 पॉइंट इसमें लिख देंगे, बस अपना बल्ले बल्ले नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस हॉस्पिटल में, जैसे एक हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। यदि देखा जाए तो हॉस्पिटल में आवश्यक फार्मासिस्ट, यदि 50 बेड रहेगा तो कम से कम 3 फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट होती है और इस पे MCQ बनता है। ठीक, और यदि 100 बेड रहेगा तो आपके 5 फार्मासिस्ट बनते हैं और तुम्हारे पास 200 बेड रहेगा तो 8, इसी तरह से वो बढ़ता चला जाता है। ठीक, ये हो गया यहाँ से। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन उद्देश्य क्या होता है, ड्रग्स को सही तरीके से वितरण करना एक हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। उसमें जो भी उपस्थित हमारे फार्मासिस्ट भाई रहते हैं वो करते हैं। तो वही लिखा है दवा को सही तरीके से वितरण मतलब देने का काम करते हैं।
ड्रग्स मैनेज, मॉनिटरिंग का प्रबंध करना, ड्रग्स को मैनेज करना, मैनेज मतलब हमारे स्टॉक में कितना है, कितना बिक गया है, सब कुछ मैनेज करना कि हमारे यहाँ पेशेंट कितने आए हैं, कितने को हम दवा दिए हैं, ये सब चीज़ इसमें होता है। मॉनिटरिंग का प्रबंध करना, मॉनिटरिंग मतलब जैसे किसी पर्सन को कितनी दवाइयाँ चाहिए, वो सब मॉनिटरिंग होता है। ठीक, उसके बाद ड्रग्स का सही भंडारण तथा स्टॉक रखना एक हॉस्पिटल फार्मेसी का वर्क होता है, मेन उद्देश्य। यानी दवा को सही भंडारण, देखिए कोई भी दवा आप लाए सही से स्टोरेज नहीं करेंगे तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा। और स्टॉक मेंटेन करना, देखिए नहीं आप फार्मेसी में जा रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे या कितने लोग कर रहे होंगे, तो यदि देखना बेचना सबसे महान काम नहीं है, आपको स्टॉक मैनेज करना। ठीक है, स्टॉक मैनेज करना तुम्हारे पास प्रीति जी ऑलरेडी हमने फास्ट पढ़ा दिया है पूरी तरह से। आप ये हिंदी का ऊपर साफ साफ लिखा है हिंदी मीडियम, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या लिखा है, सही भंडारण तथा स्टॉक करना एक फार्मासिस्ट की, ठीक है, बहुत बड़ी योगदान होता है। ड्रग्स रिलेटेड एरर तथा साइड इफेक्ट को कम करने का उद्देश्य फार्मेसी, ठीक है, करता है। ठीक, तो आपको देखिए क्वेश्चन तैयारी हो गई सबकी, आप हो गई मस्त, कौन दिक्कत नहीं बा। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी पूछा था ऑब्जेक्ट, तो हॉस्पिटल फार्मेसी इंट्रोडक्शन हो गया और एक के सामने आपके सामने ऑब्जेक्ट हो गया, बस काम खत्म हो गया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, हॉस्पिटल फार्मूलरी। अब ये कैसे पूछा हुआ ध्यान से देखिए, सबसे कह रखा तुम्हारे पास, देखिए हॉस्पिटल फार्मूलरी डिफाइन करना पड़ेगा और राइट द यूज ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलरी, मतलब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा क्या हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है और इसका यूज क्या होता है हॉस्पिटल फार्मूलरी का, ये पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने दे रखा है, ठीक है, हमको नोट्स चाहिए, आप कांटेक्ट करिएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है। अब फार्मूलरी क्या होता है, अब फार्मूला समझते हैं, जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो फार्मूला बेस पे लगाते हैं, यस सर, उसी तरह से ठीक कोई दवा को, ठीक है, दवा को कैसे हम हॉस्पिटल में फार्मूलरी करेंगे, बहुत सारे प्रोफेसर, डॉक्टर, फार्मेसी, नर्सेस मिल के उस दवा को कैसे हमें देना है, सब एक लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, जब वो जो लाइन बनाते हैं उसी को हॉस्पिटल फार्मूलरी बोलते हैं। ठीक, एक दस्तावेज बनाया जाएगा। हॉस्पिटल फार्मूलरी एक मानक सूची होती है, देखिए सूची है जो अस्पताल में उपलब्ध दवाओं को उनके सामान्य नाम, सामान्य नाम मतलब जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम, खुराक, उपयोग के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश के साथ वर्णित करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, ठीक, हॉस्पिटल फार्मूलरी बोला जाता है। दोबारा बोल रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मूलरी में क्या होते हैं, हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ होते हैं, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेस, मतलब जितने भी, ठीक है, वेल एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, एक सूची तैयार करते हैं, हमारे पास कितनी दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कैसे खुराक देना, कैसे पेशेंट को मैनेज करना है, मैनेज करना, सब कुछ जिम्मेदारी एक सूची के रूप में होती है। वही जो सूची बनती है उसी को क्या बोलते हैं, फार्मूलरी बोलता है। इसलिए हॉस्पिटल में बोलते हैं, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, हॉस्पिटल फार्मूलरी दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। यहाँ से नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा हॉस्पिटल फार्मूलरी फार्मासिस्ट मेडिकल स्टाफ के लिए एक पाथवे प्रोवाइड करता है। अभी देखिए एक पाथवे बना दिया गया कि फार्मेसी, जैसे बोल दिया कि इस वार्ड में ये दवा चाहिए, अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है किसको, ठीक है, हमारे प्रिय फार्मासिस्ट भाई को। क्यों, क्योंकि उसी पर लाइन पे सीधे जाएंगे, अपना दवाई प्रोवाइड करा के काम खत्म कर देंगे। ठीक है, मेडिकल स्टाफ जैसे नर्सेस वगैरह उनको भी आसानी हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा हॉस्पिटल फार्मूलरी। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, दवा का पूरा इन्फॉर्मेशन रखना इनका मेन उद्देश्य होता। हॉस्पिटल पॉलिसी यानी इन्फॉर्मेशन को आदि को मेंटेन करने की जिम्मेदारी एक हॉस्पिटल फार्मूलरी में होती है कि हमें कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितनी दवाइयाँ चाहिए, सब कुछ इस फार्मूलरी में लिखा होता है। स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंतर्गत लिखी होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी कैसे एक्चुअल में हमें यूज करना, सबसे पहले तुम्हारे पास दवा का मानकीकरण, मतलब मानक होना चाहिए कि हमारे यहाँ इतनी दवाइयाँ, जैसे पेशेंट के अनुसार देखा ना, जैसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि आज पेशेंट भाई सोम है, मंगल है, या स्टार्टिंग डे है, 2 दिन यानी छुट्टी थी, आज बहुत तगड़ा भीड़ होगी, तो उसको हम मानककरण करके अपने यहाँ सब चीज़ उपस्थित करा लेंगे एकदम से खतरनाक टाइप में। तो ड्रग्स का मानकीकरण कर लेते हैं, उससे हो सकता है। लागत यानी नियंत्रण, लागत नियंत्रण मतलब जो पैसा लग रहा है उस पर भी हमको नियंत्रण रखना है। नहीं तो बताओ क्या होगा, बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ देंगे, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो उसमें भी ऐसा देखा जाता है कि लागत बेस्ड दवाइयाँ को नियंत्रित किया जाता है इस फार्मूला के अंतर्गत। ड्रग सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ड्रग सेफ्टी नहीं रहेगी तो आप फार्मूला बना के ही क्या करेंगे, ये होना चाहिए। ड्रग्स एजुकेशन होना चाहिए, मैनेज यानी लिखा मेंटेनेंस बढ़िया से होना चाहिए।
ड्रग्स स्टॉक बढ़िया से होना चाहिए और पेशेंट सेफ्टी भी बढ़िया से होना चाहिए। तो ये सब यदि रहेगा तो समझ लो पेशेंट फार्मूलेशन में आप बढ़िया से काम कर दिए हैं। दोबारा बोल देते हैं, ड्रग्स का मानवीकरण यानी मानकीकरण मानक मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतनी पत्ता दवाइयाँ होनी ही होनी चाहिए, ठीक, या होना चाहिए, ये दवा होनी चाहिए, एरिया वाइज होता है, ठीक। लागत नियंत्रण के काम करते हैं, ड्रग सेफ्टी पे लोग वर्क करते हैं, ड्रग्स एजुकेशन और मेंटेनेंस पे काम करते हैं, और ड्रग्स स्टॉक तथा पेशेंट सेफ्टी भी मायने रखता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, फीफो एंड फैफो मेथड। प्लीज़ इसको आप आज ही जहन में बैठा लीजिए इसका फुल नेम, और याद रखना ये आपका 2025 में क्वेश्चन रखा गया, ठीक, चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में ये रखा गया है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा मत भूल के जाइएगा, ये रखा ही गया भाई, ठीक है। तो ये लिख रखा फीफो एंड फेफो मेथड। अब इसको कैसे क्या करना है देखिए, ध्यान से बताते हैं। कह दिया ब्रीफ अबाउट फीफो एंड फेफो मेथड, आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो फीफो मेथड क्या होता है, फेफो मेथड क्या होता है, फेफो खतरनाक नाम है, ठीक है। अब देखिए पहले समझते हैं फीफो मेथड, एक एक मेथड को समझते हैं तो अपना काम होगा, ठीक है, एक एक अच्छे तरीके से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फीफो मेथड। एफ से फर्स्ट, आई से इन, एफ से फर्स्ट, ओ से आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसका ये फुल नेम हो गया, ठीक। मतलब पहले आया पहले गया, मतलब होता क्या है, जैसे रूल बना दिया जे आई पहले मिठाई हुआ पाक पहले वापस चल जाए, तो वही सेम टू सेम होता है हमारे फार्मेसी में। एक्चुअल में क्या कहते हैं, जो पहले दवाइयाँ हमारे यहाँ आई है उससे पहले आपको बेचना है, नहीं तो बड़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो वही लिखा फीफो का अर्थ पहले आया पहले गया, देखो कितना सटीक लिखा गया भाई, ठीक है, पहले आया पहले गया। फीफो के अनुसार सबसे पहले स्टॉक में आई हुई वस्तुओं को पहले बेचा जाता है, ठीक। इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य यह यानी सुनिश्चित करना है कि पुरानी स्टॉक पहले खपत हो ताकि वस्तुएं खराब न हो और उनके समय सीमा समाप्त न हो। अब ये क्या कह रही है, ध्यान से, ये बहुत सटीक पॉइंट ये बोले हैं भाई, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा, पेन कहाँ गया भाई, ठीक है। अब ये कहने का मतलब जो कह रखा ध्यान से सुनिए, देखिए ये जो सटीक पॉइंट बोला है, क्या बोला, जैसे आप रैक है, आप देखिए ये मान लेते हैं आपका रैक है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे रैकिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर आप दवा रखते हैं, ठीक है, ऐसे दवा रखते हैं, ठीक, ऐसे भर देते हैं। अब मान लेते हो क्या कर दिए, कोई आप 10 चीज़ मंगाएं, 10 यहाँ पर क्या कर दिए, एक्चुअल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हमने अरेंज कर दिया। मान लेते आपका 8 बिक गया, ठीक है, मान लेते एक हफ्ते में 8 बिक गया, फिर आपने ऑर्डर कर दिया 5 हमने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, 5 हमने ऑर्डर कर दिया। अब इस 5 को, ठीक है, इसके आगे नहीं रखना है, नहीं तो इसके आगे रखेंगे फिर इसी को बेचेंगे, फिर ऑर्डर करके फिर इसी को बेचेंगे, फिर ऑर्डर करके फिर इसी को बेचेंगे। तो ऐसे बताओ ये जो 3 बचा हुआ लंबे समय तक बचा जाएगा। अब मान लेते थोड़ा सा एक्सपायरी नियर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो वही चीज़ का रखा फर्स्ट इन, मतलब अब इसको जब रखना है ना तो इसको पीछे से रखना, इसको आगे सरकाते चले जाना, इसको देखिए इसको आगे सरकाते चले जाना, यहाँ पर अरेंज कर देना, फिर अब नया आएगा फिर इसे आगे सरका के फिर पीछे से रखते चले जाना। ये वाला मेथड आपको क्या कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया किया जाता है। तो वही लिखा, यह लिखा, इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि पुराना स्टॉक पहले खपत हो ताकि वस्तुएं खराब न हो या उनकी समय सीमा समाप्त न हो, ठीक। ये फीफो का मेथड होता है जो हमारे फार्मेसी में बहुत तगड़ा रूल फॉलो करता है। ये फॉलो करेंगे तो आप मैनेज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब आते हैं यानी फीफो आता, वो तो फीफो था, यहाँ पर फेफो आता। फेफो क्या होता, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जो नियर एक्सपायरी होने वाली है, याद रखना, जो नियर एक्सपायरी होने वाली उसको पहले आपको बेच देना है, ठीक। तो लिखा है फीफो का अर्थ पहले समाप्त होने वाला और पहले बाहर, मतलब जो पहली जिसकी एक्सपायरी डेट होती है उसको पहले हमें बेचना है, नहीं तो स्टॉक माल खराब होगा तो हमारा नुकसान होगा भाई, ठीक। फीफो के अनुसार जिसमें सबसे पहले समाप्त होने वाले वस्तुओं को पहले उपयोग या बेचा जाता है। कहने का मतलब क्या होगा, फीफो के अनुसार देखा जाए जिसमें सबसे पहले समाप्त होने वाली वस्तु है, समाप्त होने वाली मतलब जो एक्सपायरी डेट पहले होने वाली है सबसे पहले उससे उपयोग या बेचा जाता है, ठीक। ये पहला पॉइंट। इसमें यह विधि खासकर उन वस्तुओं के लिए उपयोगी है जिनकी समाप्ति तिथि महत्वपूर्ण होती है, मतलब उन वस्तुओं के लिए है जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत नियर होता है, उनके लिए उपयुक्त होती है, ठीक। अब ये जो दोनों मेथड किए हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा टिप्स समझिए क्या होता है।
लिखा दोनों विधि अस्पताल, फार्मेसी या गोदाम के स्टॉक प्रबंध को सुचारू रूप से बनाते हैं। मतलब अपने यहाँ जो तुम्हारे पास अस्पताल है इसी को फॉलो करता है, जितने फार्मेसी भाई हैं इसी को फॉलो करते हैं, गोदाम में जो चीज़ें रखी गई इसी पे फॉलो करते हैं। ठीक, अब ये हो रहा है आपके, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपकी मम्मी ठकुआ बना दी, ठीक है, वो नहीं होता गुजिया वजिया वो बना दी, अब मान लेते डिब्बा में रख दी, फिर अगले हफ्ते बना के फिर रख दी, फिर रख दी, फिर रख दी, मतलब ऊपर खाए जा रहा है, खा जा रहा है, नीचे जो बचा रहेगा खराब हो जाएगा कि नहीं। तो मम्मी बोलेंगी उसे, यानी स्टॉक को हमें सुचारू रूप से बना, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक उसे रखते ही रखते जाना है। ये क्या कर देते हैं, ये दोनों मेथड ये नुकसान को क्या कर देते हैं, कम करते अथवा ना के बराबर। यदि बहुत ज़्यादा जागरूक रहेंगे तो फीफो मेथड से दवाइयाँ एक भी एक्सपायरी नहीं होगी, बट पकड़ होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं नियर एक्सपायरी हो कोई दवाइयाँ, आप यहाँ नहीं सेल होती, किसी दूसरे दुकान पर भेज दीजिए कि भाई आपके यहाँ ये दवाइयाँ ये चल रही होगी, बिक रही होंगी, तो इसे प्लीज़ आप बेच दीजिएगा, अब उसका माल आप बेच दीजिएगा। इसी तरह से दोस्ती यारी तो हमारे पास चलता है, ठीक है, जाएगा इनके बारे में, तो फीफो मेथड हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा रखा हैंडलिंग ऑफ नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस के बारे में दिया गया है। अब ये क्वेश्चन क्या गुरुदेव पूछा हुआ, अकाउंट ऑन हैंडलिंग ऑफ द नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस के बारे में दिया गया। अब नारकोटिक सब्सटेंस क्या होता है, साइकोटिक सब्सटेंस क्या होता है, जैसे सुने होंगे, ठीक है, कहते हैं ये चाय की इनकी लत लग गई है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो लत के समान हो जाती हैं, तो वही नारकोटिक साइकोटिक दवाइयाँ होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा खराब करती है। तो क्या लिख रखा है, नारकोटिक, ठीक है, नारकोटिक एंड साइकोटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। अब यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले देखिए ऐसे रीढ़ की हड्डी, ऊपर ब्रेन है, ये हमारे पास ब्रेन है, ये स्पाइनल कार्ड है, ये आते हैं। तो ये क्या कर देता है, जो यानी साइकोटिक तथा नारकोटिक ड्रग्स होती है सबसे पहले हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन ड्रग्स को हैंडलिंग के लिए इंडिया में सख्त कानून निर्देश किया गया। मतलब इनको हैंडलिंग के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक सख्त कानून बना दिया गया। पहले लोग धड़ल्ले बेचते थे, बट थोड़ा सा रूल वगैरह हो गया है। इसके कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास नारकोटिक तथा साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 चला दिया गया 1985 में, ठीक, एक एक्ट लाया गया जो नारकोटिक्स यानी नारकोटिक और साइकोटिक ड्रग्स को मैनेज कैसे करना, स्टोरेज कैसे करना, उपयोग कैसे करना, ये सब कुछ की जिम्मेदारी इसी के अंतर होती है। ये पूरा सिखाएगा। यदि आप नारकोटिक दवाइयाँ रखे हैं तो आपको पूरा सूची बनानी पड़ेगी, किसको दिए, कितना आपके पास है, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक। तो इसके कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास नारकोटिक तथा साइकोटिक सब्सटेंस का प्रयोग करेंगे 1985 के तहत, ठीक। अब इसको कैसे हैंडलिंग करनी, तो देखो इसको हैंडलिंग के लिए दिशा निर्देश दिया गया। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास लाइसेंस रहेगा तभी उसको आप स्टोरेज करेंगे अथवा सेल करेंगे, नहीं तो रिले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। DI आपके एरिया के रिला देगा तो काम हो जाएगा, नहीं तो पैसा प्रॉपर देना पड़ेगा उनको, नहीं तो काम होगा, ठीक है। लिख रखा स्टोरेज तथा सेलिंग ऑफ द लाइसेंस। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे पास लाइसेंस है तब भी हम बेच देते हैं, तो अलग बात है, चोरी छिपे आदमी कुछ भी नियम कर सकता है, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा, बिना प्रिस्क्रिप्शन को किसी को यानी किसी पेशेंट को ये तुम्हारे पास नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स अथवा इस कैटेगरी की दवा ही उनको न दें। एटलीस्ट रिक्वेस्ट करिए भाई रहने दो गड़बड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। बिना प्रिस्क्रिप्शन के तुम्हारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेज करना, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेज करना इनकी जिम्मेदारी होती है। नियंत्रण वितरण मतलब क्या होगा, उसके नियंत्रित भी रखना पड़ेगा कि वितरित कितना कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हारे पास वितरण मतलब उसके नियंत्रण रेगुलर करना पड़ेगा, अच्छा हमारे क्या इतना स्टॉक आया, इतने लोगों को हम दिए, सब कुछ डाटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक। लिख रखा प्रमाणीकरण होना बहुत ज़रूरी है, यानी ठीक एक रजिस्टर फार्मासिस्ट होना ही होना चाहिए, ठीक। और इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं नारकोटिक साइकोटिक में, सबसे पहले तुम्हारे पास दवाइयाँ आती हैं मॉर्फिन, ठीक है, दूसरा कोडीन हो गया, अल्प्राजोलाम हो गया और डाइजापाम हो गया है, ठीक है। ऐसी दवाइयाँ जो हमें ना के बराबर क्या कर देनी चाहिए, खानी चाहिए, ठीक है। यदि हो सके तो इससे बहुत अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सब खराब दवाइयाँ होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हमारे पास, ठीक, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है। अब ये क्वेश्चन क्या कैसे पूछा हुआ है, कह दिया है सबसे पहले स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। देखिए पूछा स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन करना रेडियो फार्मास्यूटिकल एक्चुअल में होता क्या है, फिर इसका स्टोरेज कर देंगे, बस काम हो जाएगा। अब समझिए रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है। फार्मास्यूटिकल मतलब दवा, और रेडियो मतलब क्या होता है, ऐसी दवाइयाँ जो रेडियो एक्टिव नेचर की होती हैं, जैसे तुम्हारे पास,
ठीक है। जैसे अभी हॉस्पिटल में जाते तो कहते हैं यहाँ पर रेडिएशन निकल गया भाई, इससे दूर रहना, जैसे ही एक्सरे हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, तो इन सबसे डॉक्टर बोलते हैं दूर रहा करो, ठीक है। बट मानते कोई नहीं है, उसे भीड़ लगा के बैठे रहते हैं। तो हो क्या रहा है, रेडियो फार्मास्यूटिकल वे ड्रग्स होती हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनी होती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जेनान हो सकता है, रेडान हो सकता है, एक्सरे, गामा, बीटा, ठीक है, अल्फा, सब कुछ भी हो सकता है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल में विशेष रूप से डिजाइन की जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट होते हैं जो ट्रीटमेंट और निदान के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो प्रोडक्ट रहे और उसको ट्रीटमेंट तथा निदान हम क्या करें, सुचारू रूप से कोई बंदा आराम से कर सके, ठीक है। ट्रीटमेंट या निदान निदान मतलब आराम से कर सके, उसमें ज़्यादा टेंशन ना हो। नेक्स्ट में रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बॉडी में फैलकर उत्सर्जित करता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले देखिए इससे होता क्या, जैसे किसी को ट्रीटमेंट करना, कैंसर थेरेपी देना, तो उसी के अंदर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल एक्टिव याद रखना, एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला जाता है जो एक्टिवेट होकर इसे क्या कर देता है, जो खराब सेल होते हैं उसे डैमेज करके मार देता है। तो लिखा रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है, यानी तुम्हारे पास प्रोडक्ट बॉडी में फैलकर संक्रमित करते हैं और शरीर के इंटरनल आर्गन कामा इंजरी कामा सेल ग्रोथ की बात, ठीक है, कि सॉरी यानी सेल ग्रोथ की पता लगाते हैं। एक्चुअल में क्या कर देते हैं, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डाल देते हैं। या अल्ट्रासाउंड सुने होंगे, तो अल्ट्रासाउंड में देखा जाए तो रेडियो एक्टिव सब वेव डाली जाती है, उससे हमारी इंटरनल आर्गन के क्या हो रहा है, डैमेज कहीं तो नहीं है, ये सब चीज़ देखा जाता है, ठीक। उस पर अपना काम कर लेते हैं कि हमारा इंजर्ड कहीं कोई हमारे पास बॉडी पार्ट इंजर्ड तो नहीं हुआ, उस सबको मैनेज करना है ना, हमारे पास फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आता है। डोजेज की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डोजेज के बारे में ऊपर आते हैं। अब डोजेज, सॉरी डोजेज नहीं, एक्चुअल में स्टोरेज हो गया है, भांग पी लटका गुरुदेव मर दे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा नींद आ रही ना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब देखिए स्टोरेज क्या करना है, एक स्पेशल कंटेनर में रखना, यदि जितने भी रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव केमिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल सबको एक सील पैक कंटेनर में, मतलब स्पेशल टाइप कंटेनर में रखा जाता है। सेफ्टी तथा सील पैक एरिया में स्टोरेज करें, मतलब ऐसे एरिया रखें जहाँ पर पूरी तरह से क्या होगा, सेफ्टी हो, वहाँ पर कोई ऐसा आदमी न जाता हो जिससे दिक्कतें हो। जैसे एक्सरे रूम में लिखा रहता है ना, ये है तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव एरिया, प्लीज़ इससे आप दूर रहें, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो वही तुम्हारे पास क्या, रेडियो एक्टिव मटेरियल को इस सेफ्टी तथा सील पैक एरिया में आपको स्टोरेज करना है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, जिस एरिया में ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट रखा गया है, नेशनल तथा ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे उसे रेगुलर सेटअप होना चाहिए, मतलब सबको जानकारी होना चाहिए। मान लेते वो मर गए, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोई रेडियो एक्टिव जो पर्सन, ठीक है, जो एक रेडियो एक्टिव को कंट्रोल करने वाला जो पर्सन रहेगा वो अपने आप को उसको मैनेज करेगा, ठीक। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, कंटेनर पर खतरे का चिन्ह होना चाहिए, कंटेनर पर खतरे का चिन्ह होना चाहिए। खतरे का चिन्ह ये हमें प्रदर्शित करता है कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत खतरनाक है, ये होना चाहिए। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट होना चाहिए कि तुम्हारे पास है कि एक्चुअल में ये बना कब है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, पूरा ब्यौरा होना चाहिए। और इसका एक्चुअल में एक्सपायरी कब होता है, क्यों, क्योंकि ये नियर एक्सपायरी होने पर देखा जाए टॉक्सिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये होगा। अब कहेंगे सर ये कहाँ पाया जाता है, आपके मोबाइल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक, आपके तुम्हारे पास जो बांध उड़ रहे हैं बढ़िया से उसमें है, कान में तुम्हारे पास लीड छोड़ रहे हैं उसमें, मोबाइल में है, तो इन सब में तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव, ठीक है, प्रोडक्ट यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे क्या दे रखा है, इस पे आते हैं। एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन। एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन क्या होता है, कभी कभी सुने होंगे कि इनको दवा दिए उनका एडवर्स इफेक्ट हो गया, ठीक है, चाहे वो खाने के साथ चाहे वो दवा के साथ, उनकी फ्रीक्वेंसी में तुम्हारे पास सही लगना चाहिए, उल्टा हो जाता है, तो उसी को एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन कहते हैं, जिसे हम ADR के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए ध्यान से, जैसे पूछा है कह दिया सबसे पहले एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन क्या होता है, इसका प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा एकदम डिटेल में। तो क्या लिख रखा है, आपको ऐसे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। इसका यदि आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। चलिए अब इस पर समझते हैं, आपको हेडिंग ऐसे डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या लिख रखा है,
क्लिनिकल फार्मासिस्ट द्वारा दवाओं के उपयोग के, ठीक है, दवाओं के उपयोग के दौरान लिखा उत्पन्न किसी भी, ठीक है, यानी लिखा अनइंटेड, मतलब जो तुम्हारे पास खराब चीज़ें होती हैं, और हार्मफुल रिएक्शन का पता लगाने, मूल्यांकन करने, रिपोर्ट करने की प्रवृत्ति, यानी करने की प्रक्रिया को एडीआर कहते हैं। एडीआर मतलब क्या होता है, सिंपल से दोबारा समझिए। क्लिनिकल फार्मासिस्ट देखा जाए तो दवाओं का उपयोग के दौरान जो भी तुम्हारे पास उसमें हार्मफुल रिएक्शन हमें दिख रहा है, एक्चुअल में उसको हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, नोट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे किसको, ठीक है, रिपोर्ट करेंगे किसी न किसी पर्सन को, या अपने हेल्दी पर्सन को, ठीक है, या आपके जो सीनियर रह रहे हैं, बड़े सीनियर हैं उनसे, या डॉक्टर से आपको क्या करना, वो चीज़ शेयर करना। तो जो वो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, एडीआर बोलते हैं, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि एडीआर की प्रकृति और फ्रीक्वेंसी का पता लगाना आपकी जिम्मेदारी होती है। हर एक दवाइयाँ की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, जो हमारे पास अभी तो तुम्हारे पास है, ठीक है, बेबी है, वो भी तुम्हारे पास इसी टाइप में हो सकता है, ठीक है। फिर क्या लिख रखा, पैकेट, सॉरी कहाँ चला गया जी, पैकेज इंसर्ट को सुधारना, मतलब पैकेज में जो हमारी इंसर्ट की गई है उसको अच्छे तरीके से आपको सुधार करना है। कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम द्वारा इफेक्टिव ड्रग्स को इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट करना, मतलब ये तुम्हारे पास एक तरह का प्रोग्राम है, लोगों को जाकर जागरूक करना, पेशेंट को जागरूक करना है कि ये दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हैं, एडवर्स कंडीशन में ये क्या कर सकती हैं, झेल सकती हैं, ठीक है, आपको क्या इसको यूज करना चाहिए। तो ये सब इसका मेन उद्देश्य होता है। प्रोसीजर कैसे करेंगे, सबसे पहले उस दवा की निगरानी तथा पहचान करेंगे अच्छे तरीके से जो एडवर्स इफेक्ट कॉजेज कर रहा है, फिर उसका मूल्यांकन तथा तुम्हारे पास कारण निर्धारित करेंगे, मतलब ये चलो मूल्यांकन कर लिए, अब कारण तुम्हारे निर्धारित करना कि कहीं ये बंदा किस कारण से ही दवाइयाँ ले रहा है, उसको भी कारण बताना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिपोर्टिंग, मतलब डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरह से करना और रिपोर्टिंग करना है, जैसे अपने सीनियर पे या जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उस पर, या आपके डेली बेसिस पे जो तुम्हारे पास सीनियर होंगे उन पे आपको बताना पड़ेगा। हस्ताक्षेप और, ठीक है, हस्ताक्षर और प्रबंध का तुम्हारे पास सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, इसका ये इसके अंतर्गत आता है। फ्लो, ठीक है, फ्लो अप एंड प्रिवेंशन, और याद रखना उसको फ्लो अप रहने देना है, उसमें सुधारते जाना, फ्लो अप रहने देना है, तो लोगों को बहुत वैसा लगेगा, और उसको हमें क्या करना, प्रिवेंशन करना, मतलब रोक लेना है, ठीक। तो ड्रग्स यानी एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और गोल आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से क्या करना, किस तरह से प्रोसीजर से काम किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए कहाँ चला गया जी, कह दिया मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है, राइट इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है, इसका उपयोग इम्पोर्टेंट का आपको बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में। वेट फॉर 1 मिनट, पानी पी कर हमारा भाई, ठीक है, नींद आ रही तगड़ा। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। अब ये तो आप नाम से ही पता हो गया होगा मेडिकल हिस्ट्री एक्चुअल में होता क्या। कहते हैं लाओ आपकी हिस्ट्री देख लें, इतिहास देख रहे हैं, उसी तरह से किसी पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री देखना ये क्या कहलाता है,
मेडिकल हिस्ट्री कहलाता है। पेशेंट का देखेंगे तो आप किसी को थोड़ी ना देख पाएंगे भाई, पेशेंट का देखेंगे, वो भी फार्मासिस्ट डॉक्टर वगैरह देखते हैं। तो क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, क्या पूछा हमसे, कह दिया तुमसे पास डिफाइन मेडिकल हिस्ट्री और राइट इज इम्पोर्टेंट, मतलब मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है, इसका इम्पोर्टेंट को आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने मेडिकल हिस्ट्री दिया गया, क्या लिख रखा, मेडिकल हिस्ट्री वह प्रक्रिया है जिसमें उनके यानी उनके मतलब पेशेंट द्वारा पास्ट ड्रग्स रिकॉर्ड, मतलब कोई पेशेंट आया तो पास्ट में तुम कितनी दवाइयाँ प्रयोग किए हो, क्या क्या तुम जांच करवाए हो, कौन कौन सी दवाइयाँ ऑलरेडी खा लिए हो और प्रेजेंट टाइम में कौन सी दवाइयाँ खा रहे हो, सब कुछ जानकारी एकत्र करना ही क्या कहलाता है, मेडिकल हिस्ट्री कहलाता है। अब कुछ समझे कि नहीं, जैसे कोई पेशेंट आया, एक्चुअल में नॉर्मल भाषा में समझिए, कोई पेशेंट आया, उसका पूछेंगे भाई कितना दिन से बीमार हो, तो बताएगा वो, अब कौन कौन सी दवाइयाँ वो खा लिया है, ठीक है, वो देखेंगे, प्रेजेंट टाइम में कौन सी दवाइयाँ वो खा रहा है, सब जानकारी एकत्र ही करना क्या कहलाता है, मेडिकल हिस्ट्री कहलाता है। ठीक, इसमें पेशेंट की दवा लेने की विधि, समय, उपयोग, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलना जिससे सही जानकारी दर्ज की जा सके और पेशेंट को ट्रीट किया जा सके और पेशेंट फिट किया जा सके, इसीलिए मेडिकल हिस्ट्री की जाती है। दवा लेने की विधि मतलब उससे पूछेंगे भाई आप दवा तो गलत तरीके से नहीं ले रहे थे ना, जैसे मान लेते बोल दिया जाए पीने वाला तो अब लगाने वाला कर दिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेडिकल इसके बारे में। अब इम्पोर्टेंट मतलब गोल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो फार्मासिस्ट को सेल्फ पेशेंट से परिचित कराना चाहिए, मतलब जो भी फार्मासिस्ट हैं आप पेशेंट के पास जाइए, अपने आप को बताइए कि सर हमसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, हम आपका मदद कर सकते हैं, तो उनसे परिचित थोड़ा सा मिलना जुलना पड़ेगा। फार्मासिस्ट को पेशेंट की बीमारी यानी प्रिस्क्राइब तथा नॉन प्रिस्क्राइब दवा की जानकारी लेनी चाहिए, कि उनसे पूछना कि यदि आप दवा करा रहे थे तो किस डॉक्टर से करा रहे थे, ये ऐसा कहीं नहीं कि बिना डॉक्टर से कहीं मेडिकल स्टोर से खरीद के खा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, तो वो सब जानकारी उनसे प्राप्त कर लेंगे। ठीक, पेशेंट की थेरेपी टाइम नोट करना चाहिए, थेरेपी टाइम मतलब कितने दिन से तुम दवा खा रहे हो। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक कहानी बताते हैं, एक हमारे गांव के लोग थे, ठीक है, वो बहुत परेशान थे, ठीक है, बहुत परेशान थे, लेडीज़ थी, बहुत परेशान थी। अब वो इतना परेशान थे, सोचो कम से कम 2.5-3 साल से परेशान थे, कोई लेडीज़ प्रॉब्लम रही होगी, तो हम उनसे, ठीक है, हम अपने सीनियर से वो जहाँ पर काम करने जाते हैं वहाँ पर पूछे तो वो बोले किसी एम्स में डॉक्टर में दिखा रही, क्यों, एम्स में बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्चर टाइप में डॉक्टर रहते हैं भाई। ठीक, और ये कमरा रहेगा ना तो उसमें 3-4 डॉक्टर बैठे रहेंगे, मतलब खतरनाक MBBS वाले। ठीक, तो वहाँ पर गए हम, उनसे बोले कि आप यहाँ दिखाइए, तो हमारे नज़दीकी में एक, ठीक है, एम्स है, गोरखपुर एम्स, तो उनसे हम, ठीक है, तो वहाँ पर उनको लिवा के हम गए तो देखें। ठीक, अब तुम सोच रहे हो कि मतलब टेबल लगा के MBBS ऐसे लाइन से बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे लाइन से बैठे हुए, तो यहाँ से आप पर्चा देते हुए जाए। अब ये एक बंदा, 2 बंदे ऐसे थे कि जो तुम्हारे पास, एक लेडीज और जेंट्स थी, वो भी MBBS थी, या फाइनल ईयर रहेंगे चाहे अप्रेंटिस कर रही होगी। ठीक, वो तुम्हारे पास एक आदमी, मतलब जेंट्स पूछता जा रहा था, या ठीक है, जेंट्स का पूछा, लेडीज पूछती जा रही, सर पूरा ब्यौरा लेकर रही है। हम कहें यार काहे नोट कर रहे हो इतना, अब पूछ रहे थे कितने दिन से दवाइयाँ खा रहे हो, तो बताने लगी, और जितना भी पुराना पर्चा वर्चा था सब समकिया दे रही, सबको खर लिखी 2 पन्ना। कहें यार भयानक टाइप में हो यार तुम सब लोग। ठीक है, तो लिख दी। उसके बाद जो सीनियर डॉक्टर थे उसको दी, ठीक है, उसको दी। अब वो देखते ही क्या किया, 2 दवाई लिखा, केवल 2 दवाई। हम कहें यार इतना देर से परेशान है, 2 दवाई लिखा था, तो देखिए, और 2 दवाई से उस समय प्रेजेंट टाइम में समझो 1 साल से फिटिया गई हैं। तो आप सोच सकते हो कितने बढ़िया डॉक्टर थे। इसीलिए किसी भी डॉक्टर को, ठीक है, या आप ही हैं तो मेडिकल हिस्ट्री जानना, ठीक है, थेरेपेटिक टाइम जानना आपके लिए ज़रूरी है, कि कितने दिन से दवाइयाँ चल रही हैं, कौन दवाइयाँ चल रहे हैं, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। नहीं तो क्यों सारे कुछ ऐसे बीमारी होती है, रेसिस्टेंस हो जाती है, तो उसको बढ़िया से हम ट्रीटमेंट करेंगे। 2 दवाई दी, हम तैजुक हो गए यार, कौन सी 2 दवाई दे रहे हैं आप। नेक्स्ट में पेशेंट को यानी मेंटल नेचर को समझना, मतलब उसकी मेंटलिटी को समझना, कहीं पागल टाइप पर तो नहीं है कि दवाइयाँ दे रहे हैं अब खा ही नहीं रहा बंदा। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए। इससे ड्रग्स का एब्यूज तथा मिसयूज को रोका जा सकता। मेडिकल हिस्ट्री से जानकर हम उसे बोल देंगे भैया आप जो दवा खा रहे हैं गलत खा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, दवा के मिसयूज तथा एब्यूज को हम रोक सकते हैं। ड्रग्स इंट्रैक्शन को भी कम किया जा सकता है। ड्रग्स इंट्रैक्शन मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो दवा से रिएक्शन करके खतरनाक टॉक्सिक प्रोड्यूस करती है,
उससे भी बचा जा सकता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास गोल यानी इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री आपको लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, गोल हेडिंग डालेंगे, आपको इतना लिखेंगे, अपना बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमने ये कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, अब दे रखा लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट देखा जाए तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं और इसका पीडीएफ नोट में हम डाल देंगे। ठीक है, 2-3 चीज़ डालेंगे, कोल्ड स्टोर वाला भी डालेंगे, मगर दिखाएंगे आपको। लिख रखा शार्ट नोट अबाउट ऑन द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जैसे KFT यानी जैसे कौन सा टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसी तरह से हमारे शरीर में क्या होता है यानी पल्मोनरी फंक्शन, पल्मोनरी मतलब लंग्स समझिए, क्या होता है ऐसा टेस्ट जो हमारे फेफड़े की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो लंग्स है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो क्या लिख रखा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जैसे PFT एक सर्जिकल टेस्ट की श्रृंखला में होती है जो फेफड़े की कार्य क्षमता को, मतलब कार्य क्षमता मतलब कितना तुम ऑक्सीजन ले सकते हो, कितना ऑक्सीजन तुम बाहर निकाल सकते हो, जैसे टाइडल वॉल्यूम होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, लंग्स टोटल कैपेसिटी पढ़े होंगे। तो ये सब चीज़ होती है। यदि एक नॉर्मल पर्सन देखा जाए तो एक बार में नॉर्मल में हम क्या करें, जो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं 500 ml ऑक्सीजन ले रहा है और 500 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं एक नॉर्मल पर्सन। ठीक है, अब तुम सोच सकते हो 1 मिनट में 12×6 = 72, लगभग 6000 से लेकर 8000 ml, मतलब 6 लीटर से 8 लीटर तक ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। अब तुम सोच सकते हो 8 लीटर 1 मिनट में दिन रात सांस ले रहे हैं, तब भी हम पेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं भाई आप सब। ठीक है, अब कोरोना में एक जिससे पूछो 1 किलो की कीमत पूछिए उनसे जो कोरोना में थे, ठीक है, कईयों हजार देने के लिए राजी हैं। ठीक है, तो जरूरी है भाई ये सब। ठीक है, तो उनका क्या कर देना, फेफड़े की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए क्या कर देता, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से यानी मापता है कि फेफड़े कितनी एयर को इन कर सकता है। देखो इन मतलब अंदर कर सकता है, एक्स मतलब कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन क्या कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर सकता है। इससे पता चलता है, इसी से टेस्ट से चलता है। और टेस्ट में यहाँ पर हमने क्या कर यानी लिखा है लंग्स वॉल्यूम टेस्ट होता है, टाइडल वॉल्यूम होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वॉल्यूम होती है, आपको नोट में उसको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा पॉइजन। अब ये गुरुदेव क्या होता है, लिखा है डिफाइन पॉइजनिंग एंड गिव इट्स टाइप, मतलब सबसे पहले पॉइजन क्या होता है और इसके टाइप के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। अब पॉइजन क्या होता है, कहते हैं जहर खा लेना हो प्यार के चक्कर में मर गई ने, या अब सुने होंगे गाँव में, ठीक है, ऐसा सुने होंगे कि हमसे उससे शादी नहीं कर रही बात, हम जहर खा मर जाओ, धमकी, चाहे लड़का देते हैं चाहे लड़की देते हैं, दोनों लोग देते हैं। तो पॉइजन होता क्या, एक्चुअल में कहना और करना बड़ी अंतर भाई। ठीक है, जो कहते हैं ना कि खा लेते हैं, हम सब लोग हॉस्पिटल पे इमरजेंसी में रहते हैं भाई, खा लेते हैं ना, इतना भयानक इरिटेशन होता है ना, गला कोलैप्स कर जाता है ना, चिल्ला के भोकर के रोते हैं। अरे डॉक्टर साहब बता लिया, और मम्मी पेरेंट इतने परेशान हो जाते हैं ना, तो सोचो अब पाल पोस के इतना बड़ा किए थोड़ा ही में, मतलब उनकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये अब पॉइजन वॉइजन कभी खाने की दूर की बात, सोचना भी नहीं, बड़ी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। ठीक है, बहुत दर्दनाक मौत होती है भाई। तो पॉइजन एक सब्सटेंट है जिसके कंज्यूम करने से, इनहेल करने से, स्किन पर लगाने से या इंजेक्ट करने से यानी होने से हमारे शरीर में हार्मफुल इफेक्ट दिखने लगता है, उससे पॉइजन कहते हैं। सिंपल सा क्या होता है, पॉइजन एक तरह का सब्सटेंट हो जिसे तुम कंज्यूम कर लो, कंज्यूम मतलब किसी कारणवश तुम खा लिए या इनहेल कर लिए, मतलब ऑक्सीजन वगैरह के साथ इनहेल कर लिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन गैस, और स्किन पर लगाने वाले थे, कहीं स्किन कट गया उस पर लगा दिए, या किसी कारण बस इंजेक्ट करके हमारे ब्लड के अंदर मिल गया, होने से हमारे शरीर में हार्मफुल इफेक्ट दिखने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइजन कहते हैं। ठीक, पॉइजन में कोई दवा भी पॉइजन हो सकती है। अब कोई दवा एक कदम में ढेर कुल्ले खा लेला, पॉइजन हो गया। नारकोटिक दवा या ट्रामाडोल अभी खा लीजिए, अभी 3-4 कंटिन्यू खा लीजिए तो एक कदम खा लीजिए तो आदमी मर जाएगा भाई। तो इसलिए ट्रामाडोल किसी को जल्दी दिया हुआ नहीं जाता है। ठीक है, तो यानी कोई दवा हो गया। दूसरा तुम्हारे पास है, ठीक है, एनिमल पॉइजन हो गया। एनिमल पॉइजन में जैसे तुम्हारे पास स्नैक बाइट हो गया, ठीक, बिच्छू का डंक हो गया, ठीक, और एक, ठीक है, एक तुम्हारे पास ये होती छिपकली, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, एक ही दुनिया में कई छिपकली होती है, उसका नाम था याद, पता नहीं याद था, भूल गए। ठीक, वही जहरीली होती। तो ये सब जो तुम्हारे पास होते हैं ये पॉइजन, जैसे सांप से होने वाले न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक पॉइजन होते हैं, तो ये सब हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाते हैं। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे खाना हो चाहे पानी, उससे इन्फेक्टेड हो गया तो उससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। यदि अब उसको खा लेते हैं तो दिक्कत होगी आपके लिए। तो ये लिखा है
पॉइजन में कोई दवा अथवा पॉइजन, ठीक है, लिखा है एनिमल पॉइजन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिससे उसे पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक, पॉइजन एक अत्यंत खतरनाक सब्सटेंस होता है जिससे आदमी की डेथ हो सकती है। ठीक है, बहुत खतरनाक टाइप में होता है, अभी आदमी की इसमें डेथ हो सकती है। ठीक है, और ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं, हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ख़राब नहीं, बहुत ख़राब उसे बोला जाए तब भी सही है। ठीक, अब एक बार कंफर्म कर देना भाई आवाज़ जा रही है कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो, हम नीचे टाइप पे देखते हैं। ठीक है, टाइप वगैरह देखते हैं, एक बार कंफर्म करिए, हाँ या ना में लिखिए भाई, प्लीज़ एक बार हाँ या ना में लिख दो भाई। ठीक है, आवाज़ आ रही है कि नहीं? अरे इतने लोग लाइव हैं यार, इतने तो कोई हाँ या ना तो लिख ही सकता भाई, एकदम से नहीं है मान लिए हैं आप। ठीक है, हाँ या ना, आवाज़ जा रही भाई? हेलो हेलो, यस सर, बहुत अच्छी बात है रिस्पांस करने के लिए। नहीं तो भाई अभी इस समय बड़ा खतरनाक चल रहा है, 2-2 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं, अब अजियो नहीं जा रहा है भाई। ठीक है, तो अब इसमें टाइप में देखा जाए तो एक तुम्हारे पास केमिकल टाइप होता है, केमिकल टाइप में जैसे तुम्हारे पास चूहा मारने वाली दवा, ठीक है, और तुम्हारे पास चूहा मारने के साथ साथ वो दवा होती है जो कहते हैं सेल्फास खा ले सेल्फास खा ले। ठीक है, तो ये सब बहुत खतरनाक होती है, सेल्फास खाते बदबू बड़ा तेज खाता है जब निकलता है। ठीक है, जिंक फास्फाइट होती है जो चूहा मारने वाली दवा होती है, ये केमिकल है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें केमिकल का नाम लिखना पड़ेगा, जिंक फास्फाइड लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ तुम्हारे पास जो एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम को पूरा लिखना, एल्युमिनियम फास्फाइड होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यस सर आ रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा केमिकल, मतलब ऐसे केमिकल जो तो यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कुछ साइनाइड का नाम सुने होंगे, साइनाइड बहुत खतरनाक पॉइजन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में हाउस होल्ड तुम्हारे पास क्या होगा, जो घर में रखे जाते वही पॉइजन होते भाई, बड़ी खतरनाक। जैसे तुम्हारे पास कभी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर देखा जाए तो भाई तुम्हारे पास पॉइजन होता है। ठीक, उसके साथ आपके घर में यदि केरोसिन ऑयल, अब तो बंद हो गया केरोसिन ऑयल, मतलब मिट्टी का तेल, नहीं तो वो भी बड़ी खतरनाक होता है। ठीक, ये हो गया। इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो तुम्हारे पास, जैसे इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो क्या क्या रखा जाता है, जैसे हमारे पास साइनाइड होता है, ये कंपनियों में देखी जाती हैं। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इथाइल, ठीक है, इथाइल ग्लाइकॉल हो जाएगा, इथाइल ग्लाइकॉल, ये सब तुम्हारे पास पॉइजन होते हैं। टेढ़ लिखता रहा गुरुदेव। कुछ टॉक्सिक प्लांट होते हैं जो खतरनाक होते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पॉइजन मशरूम हो जाएगा, पॉइजन, ठीक है, पॉइजन मशरूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉइजन मशरूम हो जाएगा, यहाँ से दिया गया है। कुछ हर्बल टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक हर्बल भी होते हैं, टॉक्सिक हर्बल भी होते हैं, इसमें कहते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स मतलब कुछ दवाइयाँ होती जो बहुत खतरनाक टाइप में होती है, इसलिए दवाइयाँ ववाइयाँ देखो सोच समझ के खाना चाहिए। ठीक, अब कुछ ड्रग्स के अंतर्गत तो तुम्हारे पास जैसे, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कहेंगे ये सर हम खाते हैं, यदि हैवी डोज होगा तब दिक्कत हो सकती है। ठीक, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इसमें, और कुछ नार्कोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स होती, नार्कोटिक, ठीक है, यहाँ से नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोटिक ड्रग्स होती जो बहुत नुकसान करती हैं। कुछ लिखा ड्रग्स ओवरडोजेज, अब ये ओवरडोजेज यदि ड्रग्स हो जाएगा तब भी समझ लो पॉइजन का काम करेगा, खतरनाक टाइप में। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पढ़ाई कैसी चल रही है भाई, मस्त और ज़बरदस्त सबकी चल रही है, एटलीस्ट माना जाता है। ठीक है, 2024 का पेपर भाई प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आपसे अनुरोध है वहाँ से एक एक करके आप देखिए। और आज शाम से आपका, ठीक है, आज शाम से आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स का 2023 का पेपर सोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा। 4-5 दिन के अंदर इसे ख़त्म करके हमारा सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज जारी की जाएगी। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए भाई, ठीक है, तैयार हो जाइए और रपारप एकदम से पढ़ना लिखते ही रहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब नार्कोटिक ड्रग, कुछ ऐसे ओवरडोजेज कर देते हैं दवाइयाँ, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, मॉर्फिन, ये ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या होगा, ऐसी ड्रग्स हैं जो खतरनाक हैं। और तुम्हारे पास सुने होंगे कोडीन के बारे में, ये सब खतरनाक दवाइयाँ हैं। ठीक, तो ये हो गया टाइप के बारे में। तो आपका पॉइजन पूछा था, पॉइजन और देयर टाइप हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ड्रग्स इंट्रैक्शन क्या होता है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, लिख रखा गिव क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग्स इंट्रैक्शन, मतलब ड्रग्स इंट्रैक्शन क्या होती है। इंट्रैक्शन मतलब समझते हो ना, मिलाप, जैसे कहते हैं कभी कभी हाई दूध दवाई खाई ना लड़ी गई गांव भाषा में बोलते हैं ना, लड़ी गई मतलब इंट्रैक्शन हो गया। ठीक, तब जब इंट्रैक्शन होगा दवाइयों का तो भाई कभी कभी पॉइजन बना लेता हमारे शरीर पर, देखेंगे उनकी पूरी शरीर फूल उल जाती है, या कभी कभी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो कहेंगे दवा रिएक्शन कर गई, ऐसे बोलते हैं गाँव में ना, तो वही ड्रग्स इंट्रैक्शन बोला जाता है। तो इसमें क्या होती है, ड्रग्स इंट्रैक्शन एक ऐसी स्थिति होती है
जिसमें कोई पदार्थ दवा की एक्शन को इफेक्ट करता, तो कुछ भी पदार्थ हो सकता है, चाहे खाद्य पदार्थ हो सकता है, चाहे दवा भी हो सकता है, ठीक, या आपके शरीर में कोई केमिकल हो सकता है, ठीक, चाहे प्रभाव को बढ़ा देगा चाहे बहुत ज़्यादा घटा देगा, ठीक है, या कोई ऐसा प्रभाव उत्पन्न करेगा जो हार्मफुल इफेक्ट देता है, उसे ड्रग्स इंटरेक्शन कहते हैं। सिंपल सा ड्रग्स इंटरेक्शन, यानी ड्रग्स इंटरेक्शन किसे कहते हैं, कोई भी पर्सन दवा यदि खा लिया है, ठीक है, अब वो दवा उसके शरीर में जाएगी, ठीक है, तो उसको एक्शन करने के बाद रिएक्शन कर जाएगी, मतलब उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है। 25 से शुरू होगा, सुपर 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसे हार्मफुल इफेक्ट जब पैदा करेगी उसको तुम्हारे पास क्या बोला जाएगा, ड्रग्स इंटरेक्शन बोला जाएगा, जो इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट में टाइप 2 तरह के होते हैं, दवा इंटरेक्शन, कभी कभी दवा अटैक हो जाती है, ठीक, तो इसलिए डॉक्टर वगैरह जानते हैं, अच्छा ये दवा तो इसकी ये दवा इसके साथ नहीं चलाई जाती है, इसीलिए दवा किसी लिए तो जानकार व्यक्ति से ही दवा लीजिए, ठीक है। अब तो इतनी मेडिकल स्टोर खुल गए हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा रिपोर्टेशन जिसका ज़्यादा रहे उसी से आप बढ़िया से दवा लीजिए। यानी दवा भोजन इंटरेक्शन, कभी कभी होता है दवा किसी भोजन के साथ इंटरेक्शन कर जाता है, नहीं सुनोगे कि अच्छा ये जब दवा तुम खा रहे हो ना तो ये थोड़ा सा परहेज करना, ऐसे बोला जाता है, तो वो भोजन के से इंटरेक्शन करके खराब कारण बन सकता है। तो ये हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन होती है, टाइप हो गया। और तुम्हारे पास लिखा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग्स इंटरेक्शन के बारे में। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ड्रग्स इंटरेक्शन से दवा का मेजर इफेक्ट करता है और इस पर परिमाण पे देखा जाए बड़ी प्रभाव इफेक्ट उल्टा हो जाता है, मोस्टली उल्टा ही होता है ड्रग्स इंटरेक्शन में, ठीक। परिमाण तुम्हारे पास घट या बढ़ सकता है, ठीक है, घट या बढ़ सकता, घटेगा तो चलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा घटेगा तब भी दिक्कत हो जाएगी। मैं तो कोई ऐसी बीपी की दवा खा ली है, बढ़ाना चाहिए घटा दिया तब भी दिक्कत, अब घटाना चाहिए तो बढ़ा दिया तब भी दिक्कत, तो मेंटेन करना जरूरी होता है, ठीक। अब कोई दवा तुम्हारे पास ड्रग्स इंटरेक्शन कोई भी तुम्हारे पास क्या होती है अननोन, अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये नहीं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ उसका नहीं पता एक्चुअल में, अच्छा ये दवा देंगे तो इसके साथ ये इंटरेक्शन कर सकता है, अभी पता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, एकदम अच्छे तरीके से कवर कर लिया। लास्ट एंड फाइनल थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, तुम्हारे पास डिवाइस यूज फॉर द कोल्ड स्टोर, मतलब ऐसे कौन सी डिवाइस है जो कोल्ड स्टोर में रखी जाती है, जैसे वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं होती जो कोल्ड स्टोर में रखी जाती है, उसको थोड़ा सा यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साफ लिखा हुआ है कोल्ड स्टोर कंडीशन। अब इसका आपको मेनली क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर वो याद रखना पड़ेगा, 1-2 एग्जाम्पल बस काम खत्म हो जाएगा। तो लिखा है कोल्ड स्टोर कंडीशन इज ए डिफाइंड टेम्परेचर बिटवीन द 2 से लेके 8 तक, कितना 2 से लेके 8 के बीच में रहेगा तो कोल्ड स्टोर कंडीशन बोला जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया था। फिर इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें डेवलप की जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस टेम्परेचर पर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो लिखा केमिकल रिएक्शन रेट माइक्रोबियल डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाते हैं उस टेम्परेचर पे। अब इसका नाम याद रखना, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ विटामिन होती हैं, तुम्हारे पास कुछ सब्सटेंट होते हैं, कुछ हाई डिग्री डेबल वैक्सीन, सीरा, ग्रैनुलर, ये सब चीज़ होते हैं। शेड्यूल पी की ड्रग्स क्या आती है, बस इतना आप लिखेंगे काम हो जाएगा। ये हो गया। और एक टेबल प्लीज इसे याद रख लीजिएगा क्योंकि इस टेबल से कईयों क्वेश्चन टफ हो जाता है, ठीक है। क्या क्या लिख दिया, सबसे पहले देखा जाए तुम्हारे पास रूम टेम्परेचर पे। अब दवाइयाँ रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा। जब बोलेगा रूम टेम्परेचर पे तो कोई भी दवाइयाँ आपको 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा। कूल कहेगा तो 8 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड कहेगा तो 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीज कहेगा तो माइनस तुम्हारे 4 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना पड़े। ये टेबल आप याद रख लीजिएगा प्लीज़, आपसे अनुरोध है। इस पर MCQ पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कोल्ड प्लेस कहेगा, देखिए कोल्ड के लिए 2 से 8, कूल के लिए आपको 8 से लेके 15। थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा बट याद रखना पड़ेगा भाई इसको, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी क्या कर दी, पार्ट ए पार्ट बी को पूरा डिटेल में कर दिया। अब पार्ट सी की तरफ रुख करते हैं भाई, ठीक है, एक एक करके। अब जितने भाई हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। अब जितने भी लाइव हैं प्लीज़ जाइएगा नहीं, ठीक है। जितने लोग हैं उस समय लाइव हैं तो जाइएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। पार्ट यानी, ठीक है, पार्ट आपके सामने कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा है, ठीक। अब इसको आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिख रखा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब इसमें से कौन सा चीज है जो ब्लड तुम्हारे पास कंप्लीट ब्लड काउंट नहीं कर पाता है, ठीक है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ब्लड काउंट में सीबीसी में क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का पता कर लेते हैं, एमसीवी का पूरा डिटेल में कर देते हैं, प्लेटलेट काउंट कर लेते हैं, बट प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग नहीं कर पाते। प्रोथ्रोम्बिन मतलब हमारा जो ब्लड काउंटिंग है, ठीक है, कितने मिनट में क्लॉट कर देता, वो टाइम है, एक्चुअल में काउंट नहीं है। तो इसका तुम्हारे पास पहले का सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द यानी विच ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग ये टेक्निक इन्वेंट्री कंट्रोल, किसमें से कौन सी टेक्निक इन्वेंट्री कंट्रोल, इसकी कंट्रोल होती है वीईडी, कहीं दिया है, लिख रहा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, नो, वीईडी एनालिसिस इसमें किया जाता है, या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या डायग्नोस्टिक एनालिसिस, तो हमने वीईडी एनालिसिस पे टिक मारेंगे। तो यानी तुम्हारे पास दूसरे का बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दूसरे का बी वाला ऑप्शन करेक्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच आर द फॉलोइंग टेस्ट एसोसिएटेड विद द कार्डियक डिसऑर्डर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो कार्डियक डिसऑर्डर को चेक करता है, ईसीजी करता है, ठीक है, ईसीजी करता है, यानी स्पायरोमेट्री देखा जाए तो ये लंग्स फंक्शन टेस्ट करता है, बिलिरुबिन तुम्हारे पास जो लीवर में, ठीक है, अब इसका बढ़ेगा तो आपको पीलिया हो जाएगा, लीवर से रिलेटेड है, ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, ये देखा जाए तो ईसीजी देखा जाए तो कार्डियक से रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका हाँ एक्टिव होकर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तीसरे का बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका तुम्हारे पास तीसरे का ए वाला ऑप्शन सही है, तो ए पे टिक मार देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा इन द ड्रग्स स्टोर एक्सपायरी डेट ऑफ द फॉर्मुलेटेड इज नोन एज, इसके लिए देखा जाए तो अब ये नहीं समझ में आता ना, तो इसको अब हिंदी थोड़ा सा देखिएगा तो आप बहुत समझ अच्छे तरीके। लिखा गया एक औषधि भंडारण में समाप्ति तिथि वाले दवा संयोजन को जाना जाता है अतिरिक्त वस्तु द्वारा या पुरानी वस्तु द्वारा या रद्दी वस्तु द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो क्वेश्चन है, ठीक है, वीडी एनालिसिस सही है भाई, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास बताना है, ठीक है, इसमें कह दिया एक यानी औषधि भंडारण में समाप्ति वाले दवा संयोजन में रखी जाती है, ठीक है, तो वो पुरानी वस्तु में रखी जाती है, ये तुम्हारे पास पुरानी वस्तु में, यदि एक्सपायरी हो जाती तो रद्दी में रखा जाता है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और टाइप में है, ठीक, सी रद्दी होगा। या बुक में देखिए जो आपका एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन नहीं, हमारे पास एक बुक है, ठीक है, ठाकुर की, तो उसमें ये दिया, बट निराली वाले में ये दिया, तो इसके तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, ठीक है, चौथे का आपको थोड़ा सा कंफर्म कर देना, हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे इसका आंसर, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सही एग्जैक्ट, बट ये भी तुम्हारे पास सही है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, किसका डी है सही भाई, नन ऑफ दिस पे मार दिए, ठीक है, तो ये होगा। इसका थोड़ा सा भी चेकअप कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द सी, यानी लिखा है सेक्रेटरी ऑफ फार्मासिस्ट एंड थेरेपेटिक कमेटी, कौन करता है, इसके लिए फार्मासिस्ट होना जरूरी है, बी सही हम जान रहे भाई, ठीक। इसमें तुम्हारे पास क्या, इसमें 5वें नंबर का बताइए, क्या दिया, सी लिख रखा है सेक्रेटरी ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ फार्मासिस्ट एंड थेरेपेटिक कमेटी कौन करता है, फिजिशियन करता है, या लिखा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, या फार्मासिस्ट करता है, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्स करता है, तो फार्मासिस्ट करता है। तो 5वें नंबर का देखा जाए तो, ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ठीक, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, करिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक मतलब जो सेल को टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है उसे साइटोटॉक्सिक बोलते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास मेथो लिख रखा, मेथोट्रेक्जेट लिख रखा, मेटफॉर्मिन देख रहा है, आइबुप्रोफेन दे रखा, और यानी ठीक है एसिटाजोलामाइड दे रखा, ये भी सही है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत नहीं आती, ये सेल में अपना काम करती है। तो टॉक्सिक जहर बनाना है तो मेथो, ठीक है, लिखा मेथोट्रेक्स होता है, ठीक है, तो यानी 6 नंबर का ए वाला इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, 7 नंबर पे आते हैं, कह दिया H1 शेड्यूल के अंतर्गत कौन सी दवाइयाँ रखी जाती है। H1 शेड्यूल की ऐसी दवाइयाँ कि बिना प्रिस्क्रिप्शन को आपको नहीं देना है, ठीक है, तो यानी ठीक है, तो H1 शेड्यूल की दवाइयाँ कौन रखी जाती हैं, तो इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, पैरासीटामॉल खा सकते हैं, एम्फेटामिन ये भी खा सकते हैं। तो H1 ड्रग्स के जाओ तुम्हारे पास अल्पराजोलाम हो गया, क्लोनाजोपाम हो गया, ये सारी दवा रखी, डाइजापाम हो गया, तो ये सब रखा जाता है। तो H1 ड्रग्स के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अल्पराजोलाम हो जाएगा। तो 7 का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा हुआ है, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है,
नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन मेल में कितना होना चाहिए और फीमेल में कितना होना चाहिए। आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे पास यहाँ रिपोर्ट था, ठीक है, वो अभी तुरंत ही आप आइडेंटिफाई कर देंगे। भाई मेन वक्त पे कुछ नहीं मिल रहा है यार आज। चलो कोई हाँ यही है, देखिए ये आपके सामने एक रिपोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारे पास देखिए हीमोग्लोबिन यानी मेल, ये मेल का है, ठीक है, ये मेल का 13 से लेकर 17 के बीच में होना चाहिए, हमारा ये रिपोर्ट है, ठीक। कभी कभी आप एटलीस्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है, ये जांच वगैरह। तो हमने देखा था और इसमें 13 से लेकर 17 17.2 है, यानी बढ़ ही गया है, खतरनाक टाइप में है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन तो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, ठीक है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, ठीक। तो हमसे पहले किसने पूछा है जी, मेल में पूछा है। तो मेल में तुम्हारे पास कितना होता है, मेल में देखा जाए तो 12 से लेके 15 होता है, और फीमेल में देखा जाए तुम्हारे पास ब्लड कितना होना चाहिए, ठीक है, हीमोग्लोबिन 13 से लेके 17 होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया है, यहाँ से उल्टा लिख दिए यार, ठीक है, उल्टा इधर उधर कर दिए हैं, ठीक है। अल्फ्राजोलाम तो करेक्ट है। इसमें मेल का पहले लिखते हैं, मेल में देखा जाए तो 13 से लेकर 17 होता है, फीमेल में देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नीचे उसमें देखा जाए तो कम होता है, 12 से लेकर 15 ग्राम डीएल होता है, ठीक है, ग्राम डीएल होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिख रखा है रीऑर्डर, ठीक है, क्वांटिटी लेवल ये फिक्स बिटवीन द, रीऑर्डर दोबारा कैसे कर सकते हो। अपने पास ऐसा ऑर्डर करना चाहिए ना, ज़्यादा यानी ज़्यादा स्टॉक होना तो कम मेंटेन में रहना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे तुम्हारे पास क्या होगा, अंडर स्टॉक, ठीक है, अंडर स्टॉक होना चाहिए, और एंड तुम्हारे पास क्या होगा, ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में रहना चाहिए, ना तो अधिक ऑर्डर करना चाहिए ना तो कम, ठीक है, तो मेंटेन में होना चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर ए स्मूथ रनिंग ऑफ मेडिकल स्टोर शुड बी नाइदर, मतलब क्या करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, स्मूथ रनिंग ऑफ मेडिकल स्टोर शुड बी नाइदर। अब इसमें तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, अब स्टॉक तो न तो तुम्हारे इन्वेंट्री दे रखा है ना, तो ये तुम्हारे पास है भाई भाई भाई, इसको ऐसे कर देना 9वां नंबर का, ठीक है। 9वां नंबर में तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम लिखना पड़ेगा। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, रीऑर्डर क्वांटिटी फिक्स बिटवीन, न तो ज़्यादा होना चाहिए न तो कम, यानी मैक्सिमम और मिनिमम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम फिलअप कर देना, इसमें मिनिमम फिलअप कर देना। और 10वां नंबर क्वेश्चन, स्मूथ रनिंग ऑफ मेडिकल स्टोर के करने के लिए न तो आपके सामने आपके पास न तो ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए न तो कम स्टॉक होना चाहिए। तो लिख रखा तुम्हारे पास वही लिखा, अंडर स्टॉक और यानी ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, फुल नेम ऑफ ICCU। अब इसका भाई कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग ऐसे हैं जो लिख के दिखाते हैं, ठीक है, तुरंत करिए भाई, इसको आप तुरंत भन्न से लिख के दिखाइए कितने लोग हैं इसके। ICCU का फुल नेम, ICU NICU ये सब थोड़ा थोड़ा सुने होंगे, इसका फुल नेम आपको लिख के दिखाना है, ठीक। अब होमवर्क आपको मिलना शुरू हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ गया है, When the nature of person सॉरी नेचर ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन, मतलब कोई पर्सन जहर खा लिया उसका नेचर उचर नहीं पता, वी शुड बी रिफर, तो उसके लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल एंटीडोट दिया जाता है, ठीक। यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल दिया जाता है, तो यहाँ पर ठीक है, तो एक्टिवेटेड, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड चारकोल हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल उसे दिया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 13 नंबर क्या पूछा, लिखा है द पेशेंट हु ऑक्यूपाई बेड इन द हॉस्पिटल, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इंडोर पेशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोर पेशेंट या इन पेशेंट बोलते हैं। जो बाहर आते हैं उसे OPD पेशेंट बोलते हैं। तो ये कह रहा हॉस्पिटल के अंदर जो रहते हैं ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे वार्ड में रहेंगे, यदि वार्ड लिख देंगे तब भी सही है, या इन पेशेंट आप लिख देंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है, इन पेशेंट बोला जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, GPP का फुल नेम लिखना है, GPP का, G से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गुड, और P से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फार्मेसी, और तुम्हारे पास दूसरा P से तुम्हारे पास हो जाएगा यानी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हो जाएगा। इंट्रेंसरी कोनो, हाँ, चाहे यानी कॉर्नरी यूनिट लिख सकते हैं, चाहे कार्डियक यूनिट भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, या कॉर्नरी लिखिए या कार्डियक, दोनों तुम्हारे पास सही है, ठीक है, ठीक।
ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट पे आते हैं, क्या लिख रखा है 50 नंबर क्वेश्चन, नेम वन सॉफ्टवेयर शुड बी द फार्मेसी यानी हॉस्पिटल फार्मेसी। अब इसमें कोई एक सॉफ्टवेयर का नाम बताना। अब भाई इसको तो हम नहीं बताने वाले, बायो केमिस्ट्री में सॉरी कम्युनिटी फार्मेसी में कम से कम एक पेज हम लिखे थे टोटल, और टोटल कितना है, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना जो यानी फार्मेसी में यूज किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम आपको भर भर के यहाँ पर लिख के दिखाना। चलिए लिखना शुरू करिए, कोई भी फार्मेसी में, ठीक है, यानी इन पेशेंट, सही है, ठीक, एक ही बंदा ऐसा है कि जो पूरी जीव जान लगा के, ठीक है, कमेंट कर रहा है, ऐसे आदमी को भाई सैल्यूट है। देखिए पढ़ाई में ऐसा नहीं कि ऐसा बैठा रहा सर जी पढ़ाओ था बोका लेखन ताकत आती, ऐसा नहीं, रिस्पांस करना सीखिए, ठीक है। अब देखिए इस समय देखा जाए तो आपके माइंड में जो रिस्पांस होके आ रहा है वही एक्चुअल आप एग्जाम में लिखेंगे, सही है। जो जैसे क्वेश्चन देखें आपके माइंड में अभी साल भर, अब तुम सोचो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो साल भर आप पढ़े हैं, ठीक है, हाँ, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है, तो ये तुम्हारे, ये क्या हो जाएगा जी, ठीक है, जीपीपी के बारे में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस लिखे। सॉफ्टवेयर का नाम बताना, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताना जो फार्मासिस्ट दुकान पे यूज करते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। हम कम्युनिटी फार्मेसी में एक पेज एटलीस्ट लिख के आपको बताएं हैं, ठीक है, कोई आप लिख सकते हैं। 16 नंबर, इसको देखें कमेंट बॉक्स में कितने लिख के, सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है। देखिए साफ साफ लिखा है वन सॉफ्टवेयर यूज इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज होती है, किसी एक सॉफ्टवेयर का नाम बताना। हम पूरा बताए थे, कम से कम 8 वर्ड हठी बताए थे भाई। 16 नंबर, डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, एक तरह की ऐसी साइंस तथा प्रैक्टिस होती है जो रेशनल ड्रग्स को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं मेरे तो भाई ब्रदर्स, इसमें हम आपको बताना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम बताना। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास लिख रखा हमारे पास, क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, इसकी आपको डिफिनेशन बतानी। हाँ, मार्ग सॉफ्टवेयर होता है, पाइनियर एक्सआर होता है, ठीक है, फार्माविन होता है, तो ऐसे कई तुम्हारे पास होते हैं, ठीक है, तो जो काम करते हैं, ठीक, तो ये हो गया। अब क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, एक तरह की ऐसी साइंस होती है, ठीक, देखिए क्वेश्चन में हमसे कह दिया है डिफाइन। अब एक इसका मतलब नहीं तुम बैठ के दो पेज लिखो, ऐसा ना, एक नंबर का तो आप एक लाइन में लिखिए, तो लिखेंगे ऐसी एक तरह की ऐसी साइंस होती है, या तुम्हारे पास ऐसी प्रैक्टिस होती है, क्या होती है, प्रैक्टिस। आप रेशनल यूज आप करके कर सकते हैं, रेशनल मेडिसिन, ठीक है, मेडिकल, ठीक है, मेडिकेशन यूज लिख सकते हैं, तो इसको हम क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया भैया, 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, पोस्ट नेटल केयर क्या होता है। आपको बता देते हैं हमसे कि पोस्ट नेटल, प्री कहेगा तो जन्म से पहले, ठीक है, हाँ, मार्ग ग्रीन, बहुत सही भाई, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फार्मा होते हैं जी। अब कह दिया पोस्ट नेटल केयर क्या होता है। पोस्ट मतलब जैसे तुम्हारे पास बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, पत्ता यानी पैदा होने के, ठीक है, पैदा होने के बाद जो केयर किया जाता है उसको बोला जाता है। तो यानी तुम्हारे पास कह दिया है पोस्ट नेटल केयर का मतलब क्या होता है, आफ्टर, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, आफ्टर बर्थ केयर होता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ केयर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, लिस्ट द, ठीक है, लिस्ट द रेडिएशन इमिट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यू बर्न बेबी न्यू बर्न के, उसका केयर नहीं बताना, हमसे कर रखा डिफाइन करना इसको क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होती है उससे क्या निकालते हैं, बहुत सारा चीज निकालती हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, एक्सरे हो गया, बहुत सारा चीज निकालती हैं जो गामा रेडिएशन पैदा करती है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ठीक है, लिख रखा है, लिखा टेस्ट एसोसिएटेड विद द लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब लीवर को सही से काम कर रहा है कि नहीं उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, उसके लिए एलएफटी कराया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। यदि किडनी नहीं कर रहा है तो केएफटी कराया जाता है, यदि लीवर सही से नहीं वर्क कर रहा है तो उसे हम एलएफटी बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ भाई, यानी लिख रखा है, ठीक है, फुल नेम ऑफ टीपीएन, टी उनके लिए क्या कर दिया था, ये किया जाता। इसमें टी से तुम्हारे पास क्या होगा टोटल, पी से हमारे पास क्या हो जाएगा पेरेंटल, मतलब इंजेक्शन के द्वारा, और एन से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा न्यूट्रिशन हो जाएगा। उसको इंजेक्शन के द्वारा हम पेरेंटल को केयर क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोमा में कोई व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है तो उसके हमको एनटीपी देना कंपलसरी है। कोई ऐसा बंदा जो लंबे समय तक बेड पे ही है, खाना वाना नहीं खा पा रहा, मुंह में कोई गड़बड़ है, तो उसको ये देना पड़ता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए एनर्जी के लिए, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे साथ आप घंटा एटलीस्ट लड़े हैं, ठीक है।
एटलीस्ट 1 घंटा लड़े हैं। किसके लिए मेरे भैया, ठीक है, किसके लिए आपको बता देना चाहते हैं, LFT, ठीक है, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी एंड, ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी का पूरा हमने क्या कर लिया एकदम, ठीक। आइएगा प्लीज, आप कराने वाले हैं क्या, भागिएगा नहीं, 10 मिनट, ठीक है, हम भी थोड़ा सा, ठीक है, पानी वानी पी लेते हैं। उसके बाद आप तुरंत ही आपके सामने हमने देखिए रखा हुआ, साल्व करके रखा हुआ है, फार्माकोथेरापेटिक्स पेपर 2000, ठीक है, हाँ 20 नंबर टोटल पेरेंटल, ठीक है, न्यूट्रिशन होता। अब तुरंत हम क्या करने वाले, फार्माकोथेरापेटिक्स हमारा 2024 का हर एक पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, प्ले लिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यदि उसका नोट चाहिए तो हर एक का अलग अलग तुम्हारे पास पेमेंट है, ठीक है। पेपर सोल्यूशन का आप इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में मंगा सकते हैं। था पेपर 17/7/2023 मतलब जुलाई में हुआ था सर, 50 MCQ सब्जेक्ट का, वो देखिए उसको कराया जाएगा, उसकी चिंता न करिए, हम कम से कम 60-70 MCQ कराएंगे, ठीक है। ये मत कहना कि सर 1000 MCQ करा दे, नहीं, बहुत हम अलग यूट्यूबर की तरह नहीं कि भौकाल टाइप में कि 500 MCQ करा दें, उसको जब एग्जाम में आएगा इससे बाहर तो वही नहीं करेगा। अरे भाई 500 MCQ कराएं तो जही सी बात आएगा, उतना हम 25-30 कराएंगे, ठीक है, 25-30 कराएंगे, उसी से मैच कर जाएगा, ठीक है, उसे 50 अधिकतम करा देंगे, ठीक है, या 60 करा देंगे, उसी से आप मिल जाएगा। और रही बात 1 नंबर वाली बात, 1 नंबर वाली बात जो MCQ वगैरह होता है वही बंदा कर पाता जो थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ा रहता, मतलब यहाँ से देखते 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 जाएगा, ठीक है, वो सब तुम्हारे पास जब बढ़िया से देखते जाएगा तभी वो MCQ यानी 1 नंबर वाला कर पाएगा। तुम सोचो रट ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो थ्योरी बेस पे होता है, जो बढ़िया तरीके से मतलब साल भर पढ़ा है वो 20 में 20 एग्जैक्ट मार सकता है, ठीक है। तो अभी बने रहिएगा, 10 मिनट केवल, यानी 2023 का हम पेपर सोल्यूशन कराने वाले हैं, हिंदी मीडियम का, याद रखना हिंदी मीडियम का, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।